हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मींस वेक्टर को स्प्लिट कर देना डिफरेंट वेक्टर्स में, कुछ इस तरीके से कि वो जो हमें वेक्टर मिले स्प्लिट करके उनका कंबाइंड इफेक्ट वही हो जो गिवन वेक्टर का है। इससे पहले था एडिशन, आज है रिजोल्यूशन, मतलब स्प्लिट कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीजों को समझने में हमें आगे देखेंगे हम, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये चीजों को समझने को, न्यूमेरिकल को समझने को इजी कर देता है। कैसे कर देता है पहले लिखते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more vectors such that their combined effect is same as गिवन वेक्टर को स्प्लिट कर देना डिफरेंट वेक्टर्स में कुछ इस तरीके से कि उन वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट हमारे गिवन वेक्टर के जैसा हो, और जो हमें वेक्टर मिले स्प्लिट करके उसे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इसको कुछ इस तरीके से समझिए। सपोज मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से आगे थ्रो करता हूं ऐसे एयर में। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे थ्रो करूंगा तो टाइम के साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। जैसे मैंने ये यहां से आगे थ्रो किया तो वो आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। कुछ इस तरीके से इसको समझिए। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से आगे वेलोसिटी दी तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया। सपोज मैंने उसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे मैंने उसको थ्रो किया। तो टाइम के साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। ऐसे जाएगा ना ऑब्जेक्ट ऐसे, तो वो आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। अब इसको देखिए, मुझे इस वेलोसिटी वेक्टर को स्प्लिट करना है, इसका कंपोनेंट्स लेके आने हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज दिस इज ओ ओरिजिन, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज सपोज एन। तो यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर, एंड दिस इज सपोज एन डैश, दिस इज परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री ऐसा। अब देखिए ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एन पी में देखिए कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस इज वी, यहां पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे बस। सो ओ एन विल बी इक्वल टू वी कॉस थीटा। ओ एन इज व्हाट? दिस इज वी कॉस थीटा, ओ एन। ठीक है, अभी देखो समझ में आ जाएगा स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। इतना तो समझ गए कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस स्प्लिट कर देना, लेकिन स्प्लिट कैसे कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। अब देखिए इन ट्राइंगल ओ एंड डैश पी, इन ट्राइंगल ओ एंड डैश पी, ये वाले ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू बेस ओ एन डैश अपॉन हाइपोटेनियस विच इज अगेन v। सो ओ एन डैश विल बी इक्वल टू v cos 90 minus theta, and cos 90 minus theta, we know that cos 90 minus theta is sin theta, so O and S is v sin theta। अब हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। देखिए एक कंपोनेंट ये वाला, इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर। ये कंपोनेंट जो यहां है ये क्या है? दिस इज v cos थीटा, ओ एन है ना, ओ एन क्या मिला? v cos थीटा। और यहां है जो वो क्या मिला हमें? v sin थीटा। अब देखिए, अब ये v वेक्टर को हमने स्प्लिट कर लिया x एक्सिस के अलोंग, v cos थीटा, और यहां क्या मिला? v sin थीटा। अब समझिए इसकी इंपॉर्टेंस, समझिए। देखिए ये हमने स्प्लिट कर लिया वेक्टर को, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएगा। हम कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं ऐसे आगे जाता है ना, तो आगे कौन ले जाएगा? v cos थीटा कंपोनेंट। और उसको ऊपर कौन ले जा रहा है? ऊपर ले जा रहा है v sin थीटा कंपोनेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंस है इसकी। v cos थीटा आगे ले जा रहा है, v sin थीटा इसको ऊपर ले जा रहा है।
यहाँ पे तो मैंने वेक्टर वेलोसिटी दिया, फोर्स के लिए भी आप समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर से देखिए v cos थीटा आगे ले जा रहा है, v sin थीटा ऊपर लेके जा रहा है। अब देखिए इसके ये जो कंपोनेंट्स बने x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग दो कंपोनेंट बने v cos थीटा v sin थीटा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले जो x एक्सिस के अलोंग बना मैं उसको लिख रहा हूं vx मींस component of velocity along positive x axis, it is equal to v cos theta, and what is vy, component of velocity along y axis, v sin theta। ये आ गए हमारे दो कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो दो कंपोनेंट आए, क्या इनका कंबाइंड इफेक्ट यही वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है? क्या इनका कंबाइंड इफेक्ट v sin थीटा और v cos थीटा का कंबाइंड इफेक्ट यही वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है? तो इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझते हैं। देखो देखो देखो, यहां पे क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई कर सकते हैं? एक वेक्टर ये, अब ये मत देखो, ये तो हमने रिजॉल्व कर दिया v को हमने ब्रेक कर दिया, ये नहीं देखना है अभी। जब ब्रेक कर दोगे फिर ये नहीं देखना है, तो ब्रेक हो गया। एक मिला v sin थीटा, एक मिला v cos थीटा। ठीक, हमारे पास एक v sin थीटा एक v cos थीटा है, दोनों की टेल ज्वाइन है। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बनाया ऐसे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, जो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर। ठीक है, क्या ये v sin थीटा v cos थीटा फिर से v बनाते हैं? देखते हैं क्या मैग्नीट्यूड वाइज ये v बनाएंगे। देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे पहले देखा था मैंने एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, रिजल्टेंट सपोज v आएगा, ले लेते हैं हम, देखते हैं कितना आएगा। v आएगा वैसे a स्क्वायर, a इसको बोल लेते हैं v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको रिजल्टेंट ही रहने देता हूं यहाँ पे। इन दोनों का देख रहे हैं हम, v sin थीटा v cos थीटा, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? सो a स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? दो वेक्टर जो मिले 90, cos 90 0, ये वाला टर्म 0। v स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, इट मींस r इज इक्वल टू v। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? v। मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, ये दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो फिर से वही गिवन वेक्टर दे देगा। सही है, बाकी पैरेललोग्राम से बनाया, डायरेक्शन भी वही आ गई। तो ओवरऑल जो आपको समझना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना, तो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में। जो वेक्टर हमें रिजॉल्व करना है, हमने कहा यहां से वो एंगल बना रहा है थीटा, तो जहां थीटा बना रहा है वहां उसका कॉस कंपोनेंट आएगा, तो यहां v cos थीटा और यहां क्या आया v sin थीटा। इन दोनों का फिर से कंबाइंड इफेक्ट हमें गिवन वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो हम इनको ऐसा लिखना है, इसका x कंपोनेंट v cos थीटा, y कंपोनेंट v sin थीटा। ठीक हो गया, चलो ठीक है, देखा भी हमने, वही आ रहा है मैग्नीट्यूड दोनों का v। ठीक, अच्छा इसमें एक और समझिए, ये एंगल का थोड़ा समझिए। अगर सपोज एंगल ये y एक्सिस के साथ गिवन होता हमें, तो फिर रेजोल्यूशन कैसे होगा? यहां पे हमारे पास ये फोर्स वेक्टर है, इसको रिजॉल्व करना है, और थीटा एंगल हमें y एक्सिस के साथ दिया है। फिर ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा इसका? ये कंपोनेंट बन जाएगा f cos थीटा, निकाल लो, f cos थीटा बनेगा। तो जो थीटा के साथ होगा, सीधा ध्यान में रखना है, थीटा के साथ होगा वो cos वाला बनेगा, और यहां क्या बनेगा? f sin थीटा, अगर थीटा यहां से है, और अगर थीटा यहां दिया है तो इस थीटा के टर्म्स में ये f cos थीटा और ये f sin थीटा। ठीक हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहां पे फाइनल बात कर लेता हूं, ये जो दो कंपोनेंट्स आए, इनका कंबाइंड इफेक्ट वही होगा जो गिवन वेक्टर रहा होगा। हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया जब, तो फिर इसको नहीं देखना, इन दोनों को देखना है। ये दोनों जब आए, अब हमारे पास ये दोनों है रिजॉल्व करके, ये दोनों जब आए, ये दोनों, तो अब ये दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? सपोज हमारे पास ये वेक्टर गिवन होते हैं v sin थीटा v cos थीटा, इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? हमने पैरेललोग्राम बनाया, डायरेक्शन तो ये आएगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो हमने देखा इसका मैग्नीट्यूड v आएगा, मतलब वही जो गिवन वेक्टर था। ठीक हो गया, तो ये है रिजोल्यूशन, स्प्लिट कर देना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप इसको फील कर पाए, ये आपकी समझ में आ पाए, इसके कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके। देखो यहां पे हमारे पास फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, सपोज 10 न्यूटन, कितना? 10 न्यूटन, और x एक्सिस के साथ फोर्स है
सपोज 60 डिग्री। तो बोला गया इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करो, इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट फाइंड करो। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ एक्स कर लेते हैं उसको, फोर्स का एक्स कंपोनेंट इट विल बी इक्वल टू एफ मीन्स 10 cos 60 आने तो cos वाला ही हो जाएगा, f cos 60 वही होता है जो sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 मीन्स 5 न्यूटन। ये वाला कंपोनेंट कितना मिला, 5 न्यूटन। अच्छा ये y वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, f sin 60 √3/2 मीन्स 5√3 न्यूटन। x कंपोनेंट 5 न्यूटन, y कंपोनेंट 5√3 न्यूटन। तो ये दो वेक्टर हमको मिल गए रिजॉल्व करके। ठीक, और देखें इसमें, बिल्कुल और देखते हैं। देखो एक और, यहां पे इधर की तरफ हमें वेलोसिटी दी है, अभी वेलोसिटी दे देते हैं। यहां हमें वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो बोला गया इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करो। तो अब एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना, ये 10 मीटर पर सेकेंड है 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट वी एक्स कर लेता हूं, ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी साइन 30, क्योंकि एंगल यहां है, वाई वाला कॉस होगा। तो वी साइन 30 कितना आ जाएगा, वी इज 10 साइन 30 1/2, इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, वी वाई विल बी वी cos 30, v is 10 cos 30 √3/2 मीन्स 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला आ गया 5√3 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 5√3 और ये वाला 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये ऐसे रिजॉल्व कर देना बस। चलो और कर लेते हैं, ठीक है, और समझ लेते हैं इसमें। देखो हमारे पास ऐसे आ गया, ये देखो एक ही आ गया, हमारे पास फोर्स है 5 न्यूटन, एंगल बना रहा है 45 डिग्री, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड करो। ठीक, करते रहो इसको, मैं और क्वेश्चंस दे देता हूं। यहाँ पे हमारे पास फोर्स इधर आ गया 5 न्यूटन। ठीक, इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड करो। ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी आ गई ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है सपोज 30 डिग्री, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड करो, इन तीनों को करो। हो गया, चलो देखते हैं, पहले इसको करते हैं। 5 न्यूटन को रिजॉल्व किया, यहां कितना मिलेगा, 45 डिग्री इसके साथ है, 5 cos 45 मीन्स 5/√2। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट इस केस में 5/√2, 1/√2 होता है ना cos 45 न्यूटन। वाई कंपोनेंट एफ वाई इक्वल टू 5 sin 45 अगेन 1/√2 5/√2। ठीक, इन दोनों का देख लो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वापस यही आएगा। दो वेक्टर 90 डिग्री में, ये है 5√2, इनका मैग्नीट्यूड निकालो, वापस 5 आएगा। ठीक, अच्छा अब इसको रिजॉल्व करते हैं। इसको, ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री ऐसे, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, फोर्स का एक्स कंपोनेंट F5, एंगल किसके साथ देख रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के साथ, cos 90 0, तो एक्स कंपोनेंट भी कितना हो गया 0। वाई कंपोनेंट F मीन्स 5 sin 90 इज 5 न्यूटन। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ, हमने कहा इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन। ठीक, मतलब सारा फोर्स कहां है, वाई एक्सिस की तरफ। इसको रिजॉल्व करके 5 न्यूटन जो वाई एक्सिस की तरफ लग रहा था, रिजॉल्व किया तो एक्स एक्सिस की तरफ 0 आया, वाई एक्सिस की तरफ 5 न्यूटन आया। तो सारा का सारा कौन सा कंपोनेंट है, टोटल आ गया वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट में। एक्स कंपोनेंट कितना हुआ 0। इसको थोड़ा ऐसे भी समझिए, हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा 0, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 आ जाएगा, 90 है, 10 cos 90 0, और वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10 sin 90 1, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ सोचिए, एक्स कंपोनेंट 0 आ गया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलेगा, बिल्कुल नहीं। और 10 मीटर पर सेकेंड, क्या ये पूरी वेलोसिटी इसको अपवर्ड मिल रही है, यस। खुद सोचिए, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऊपर थ्रो करते हैं, क्या वो आगे के लिए चलेगा, नहीं। अगर आप उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो सारी वेलोसिटी उसको ऊपर ले जाने में यूज हो जाएगी।
10 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी थी, y कंपोनेंट कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब सारी वेलोसिटी उसको ऊपर ले जाने में यूज हो जा रही है ऑब्जेक्ट को, और आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कितनी है 0, तो आगे जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा, आप ऊपर थ्रो कर रहे हैं, आगे कैसे जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसको रिजॉल्व करते हैं, ये क्या मिलेगा, यहां मिलेगा x कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री में x एक्सिस के साथ, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा 20 cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, 20 √3/2 मतलब 10 √3 मीटर पर सेकेंड, और y कंपोनेंट कितना मिलेगा, y कंपोनेंट मिलेगा 20 sin 30, 20 sin 30, sin 30 इज 1/2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया, और ये कितना मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 10 √3 मीटर पर सेकेंड। तो रिजॉल्व करना आ गया होगा। फिर से देख लो, फाइनल एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल है x एक्सिस के साथ, तो x कंपोनेंट कितना हो गया 20 cos 30, y कंपोनेंट कितना हो गया 20 sin 30। अगर ये एंगल यहां होता 30 डिग्री वाला यहां होता, तो ये हम cos किसको बनाते, ये y वाले को, और sin किसको बनाते, इसको। ठीक हो गया, मतलब जिसके साथ एंगल है वो उतना ही cos बन जाएगा, v cos 30। ठीक, अगर देखो दूसरा तरीका क्या है, यहां 30 है तो यहां 60 होगा, तो फिर आप x वाले को v cos 60 बोलोगे, v cos 60। ठीक है, बस कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, तो रिजॉल्व करना आपको आ गया होगा। क्या होता है रिजॉल्व करने का मीनिंग, रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है एक वेक्टर को स्प्लिट करना कुछ इस तरीके से कि जो हमें कंपोनेंट्स उसके मिल रहे हैं वो कंबाइंड इफेक्ट वही देंगे जो गिवन वेक्टर दे रहा है। ठीक, दो कंपोनेंट क्या मिलेंगे, एक मिलेगा cos थीटा cos कंपोनेंट, और एक मिलेगा sin कंपोनेंट। तो अभी हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को स्प्लिट कर देना। अब आगे चलने के लिए जरूरी है यूनिट वेक्टर। खैर इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से थोड़ा सा याद कर लें इसको। यूनिट वेक्टर क्या होता था, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो फिर इसका यूज क्या है, इसका यूज है डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो ये कहीं मल्टीप्लाई होगा तो चेंज नहीं करता, 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या चेंज करेगा, लेकिन इसका यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए। तो यूनिट वेक्टर, जैसे हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, ए कैप, कैप यूनिट वेक्टर बताते थे, इट इज ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक, चलिए ये था यूनिट वेक्टर। अब आगे चलते हैं, अब लिखिए ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है सर, इनको बेस वेक्टर्स भी कहते हैं, इन 3 वेक्टर्स को। ऑर्थोगोनल मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ट्राइड 3, तो 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स जिनको बेस वेक्टर्स कहते हैं, वो कौन है, वो 3 यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं, वो हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ये, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 यूनिट, सबका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो क्या यूज है इन यूनिट वेक्टर्स का। अगर किसी वेक्टर में आई कैप आया तो ये बता रहा है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मैंने पहले भी बताया था आपको। जे कैप मींस अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप मींस डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, इसकी बात हमने पहले भी की थी। वहीं माइनस आई कैप मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के कैप नेगेटिव जेड एक्सिस। जैसे हमारे पास फोर्स है 50 आई कैप न्यूटन में, 50 आई कैप, तो ये क्या बता रहा है 50 न्यूटन, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। आई कैप बता रहा है कि फोर्स लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, अगर मैं लिखूं सिंपल एफ, तो एफ 50 न्यूटन हो गया। मैं अगर एफ लिख रहा हूं, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं मैं, बस इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसका मतलब, लेकिन जैसे ही मैंने वेक्टर लगाया इसके ऊपर तो यहां डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये किधर की तरफ है, डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, बेस वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स। ठीक, तो मैंने कहा आई जे के जिधर की तरफ है लगा दो, तो मैंने अगर लिखा माइनस जे कैप, मतलब ये फोर्स 50 न्यूटन का किधर की तरफ लग रहा है,
जे कैप मीन्स वाई, लेकिन नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस की तरफ है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ऐसा हो गया ना। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो ऑर्थोगोनल ट्राइड 3। तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स ये हमारे बेस वेक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए क्या यूज है इनका, डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक हो गया, चलो ये ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या होती है सर, ये तो देखना अभी, ये इंपॉर्टेंट आने वाली है एक और। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। ठीक, हमने कहा इसको रिजॉल्व कर दो, तो ये कंपोनेंट हमें मिला सपोज ए एक्स वेक्टर, ये वेक्टर, इस वेक्टर को रिजॉल्व करिए तो एक वेक्टर यहां मिला, एक वेक्टर यहां मिला। ये वाला वेक्टर जो है वाई एक्सिस की तरफ ये है ए वाई वैक्टर हमने बोला, और एक्स एक्सिस की तरफ ये है ए एक्स वैक्टर, ऐसा हमने बोला। ठीक, ये जो ए एक्स वैक्टर होगा ये किसके इक्वल होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखें, ये पूरा ए एक्स वैक्टर लिख लेते हैं, ए एक्स वैक्टर इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखो पहले तो, कितना होगा ये, ए वैक्टर को रिजॉल्व किया, इधर कितना आएगा कंपोनेंट ए कॉस थीटा। अब ये वेक्टर लगाया मैंने, डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी इसमें, ये किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो ए कॉस थीटा आई कैप। वहीं ए वाई वैक्टर किसके इक्वल होगा, ए वाई वैक्टर, इसका पहले मैग्नीट्यूड ए कॉस, सॉरी कॉस तो ये वाला हो गया, ये होगा ए साइन थीटा, किधर की तरफ है, वाई एक्सिस, तो ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो मैंने इस ए वाई की पैरेलल शिफ्टिंग करके मैं इधर लेके आ गया इसको, यहां, समझ गए, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, यहां लेके आ गए। अब क्या यहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, यस। ए एक्स और ए वाई इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये वेक्टर इधर हो गया, ये वाला वेक्टर ऐसे हो गया, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन ये वाले की ऑर्डर अपोजिट हो गई थर्ड साइडेड ट्राइंगल की, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है, चाहे तो पैरेलल शिफ्टिंग नहीं करते, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते, यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। ठीक, अब मैं इसको लिख सकता हूं आगे, ए एक्स वैक्टर किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर की हो गई कार्टेशियन फॉर्म। कैसी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, कैसी फॉर्म हो गई है, कार्टेशियन फॉर्म। ए वेक्टर इक्वल टू वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ है आई कैप, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, इस फॉर्म को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको थोड़ा समझते हैं, देखो। ठीक, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते थे, पहले यहां पे देख लें, इसको ऐसा भी लिख सकते थे सिंपल, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, इसको मैं ए एक्स बोल रहा हूं आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ए वाई जे कैप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैंने वेक्टर नहीं लगाया ना, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और एक्स की तरफ जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा, आई कैप तो डायरेक्शन शो कर रहा है, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें। ठीक, इसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस समझते हैं, और किसी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखना है उसको भी समझ लेते हैं। देखो हमारे पास फोर्स के कुछ कंपोनेंट दिए, हमारे पास दिया कि एक फोर्स है जिसका इधर की तरफ कंपोनेंट है 5 न्यूटन एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ उसका कंपोनेंट है 10 न्यूटन। इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो एफ वेक्टर इट इज इक्वल टू एक्स की तरफ कितना है 5 एक्स की तरफ है, तो एक्स की तरफ कैसे पता चलेगा, आई कैप लगा दो, 10 है वाई की तरफ तो 10 जे कैप लगा दो, समझ गए। ठीक है, अच्छा एक और, हमारे पास फोर्स है ऐसे, यहां पे नेगेटिव एक्स की तरफ है 5 न्यूटन और जेड की तरफ है 2 न्यूटन, इसको भी रिप्रेजेंट करो वेक्टर फॉर्म में, तो एफ इक्वल टू नेगेटिव एक्स की तरफ 5 न्यूटन
तो x के लिए i कैप, नेगेटिव x के लिए माइनस i कैप, तो -5i कैप। समझना भाई, कंफ्यूज मत होना। और z एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है 2 न्यूटन, y एक्सिस की तरफ नहीं है, j नहीं लगाएंगे, प्लस 2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव z मींस 2k कैप। न्यूटन है तो न्यूटन लगा दो लास्ट में। ठीक, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलो अच्छा, अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसके कंपोनेंट्स किधर किधर है, ये तो आपको आगे रिप्रेजेंट करना। मैंने एक फोर्स दिया, चलो वेलोसिटी देते हैं इस टाइम पे, 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो बताइए ये वेलोसिटी के कंपोनेंट किधर किधर है? तो 2 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी अलोंग i कैप मींस x एक्सिस, 2 मीटर पर सेकेंड x एक्सिस की तरफ। अब -4 मत बोलना, 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग -j मींस नेगेटिव y एक्सिस। ठीक हो गया, ठीक है। एक और वेलोसिटी मैंने दी 4i कैप माइनस 4k कैप, बोलो। तो ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का कंपोनेंट है 4 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस एंड 4 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस, माइनस k कैप आ गया ना, नेगेटिव z एक्सिस। समझ गए? चलो ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब देखो यहां से आगे निकलते हैं, यहां से आगे निकलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो ax किसके इक्वल है? सिंपल, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो a cos थीटा। अगर फिर से देख लो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। यहां पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मैं बस मैग्नीट्यूड यहां पे चाह रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड तो a cos थीटा है। अगर वेक्टर लगा दूंगा तो यहां मुझे डायरेक्शन बनानी पड़ेगी आई कैप, जैसे ये लिखा मैंने। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? यहां वेक्टर नहीं लगाया तो ओनली मैग्नीट्यूड a cos थीटा एंड a y इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक, सपोज इन दोनों को स्क्वायर कर दें, ऐड कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, जो किसके इक्वल है? अंडर रूट ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर आपके पास ए एक्स हो, ए वाई हो, तो आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो टेन थीटा, थीटा ए वेक्टर का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। देखो अभी इक्वेशन करेंगे ना, सब समझ में आएगा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए वाई अपॉन ए एक्स, और सिंपली वी कैन राइट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से आ गया। चलो ये क्लियर हुआ। अब देखो आप क्वेश्चंस करते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से पहले अगर वेक्टर आपका 3 डायमेंशन में हो तो फिर क्या होगा? 3 डायमेंशन का मीनिंग क्या है? 3 डायमेंशन का मीनिंग क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखो वेक्टर 3 डायमेंशन में अगर आपके पास दिया है तो फिर उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? 3 डायमेंशन में वेक्टर है तो फॉर 3 डायमेंशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी? ए वेक्टर इक्वल टू उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स है, और आई कैप क्या बता रहा है? इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ए वाई, जे कैप बता रहा है इट इज अलोंग वाई एक्सिस प्लस ए जेड के कैप। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ गए? और अगर 2 डायमेंशन में हो, जिससे पहले देखा हमने वो 2 डायमेंशन में था, वेक्टर इन 2 डायमेंशन ए वेक्टर इट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अभी देखा हमने अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, सिंपल, इनका स्क्वायर। और हमने देखा टेन थीटा जो एंगल है वेक्टर का थीटा एक्स एक्सिस के साथ, इट इज ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, सिंपल ये है। चलो अब देखो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये समझ में आ गया।
अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज आपके पास वेक्टर दिया है a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। तो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें a, सिंपल मैग्नीट्यूड की, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। 2 डायमेंशन में वेक्टर ए एक्स, ये वाला ए एक्स है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, लिख लेता हूं यहाँ पे। ए एक्स कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 2 यूनिट, इसकी कुछ यूनिट होगी, एंड ए वाई इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, ये है ना फॉर्म, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो यहाँ पे ये आई है, यहाँ पे ए एक्स कितना है 2, ए वाई कितना है 3, तो ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर 4 प्लस ए वाई स्क्वायर 9, तो ए इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट। ठीक हो गया। डायरेक्शन बतानी है इसकी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा किसके साथ है, ध्यान देना, ये थीटा किसके साथ है, ये थीटा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ए वाई अपॉन ए एक्स 3/2 मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, लिख लो यहाँ पे, लिख लेते हैं, ए वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स 3/2 विद एक्स एक्सिस, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ। ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ, तो ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, फिर से देखें इसको, ये था ना यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये थीटा किसके साथ है, ये है एक्स एक्सिस के साथ, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, तभी तो टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स आया था। तो ए वाई ऊपर रखना है, ए एक्स नीचे, समझ आ गया। ठीक, और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, और देखो बस अब तो समझ में आ गया होगा, अब जल्दी हो जाएगा, अब आपको टाइम नहीं लगने वाला। देखो यहाँ पे आपको दिया है कि ए वेक्टर, फिर से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ही फाइंड करना है आपको। ए वेक्टर आपके पास दिया 4i कैप प्लस 3j कैप, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो a इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 16 प्लस 9 मतलब 5 यूनिट, अंडर रूट 25 मीन्स 5 यूनिट। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन टेन थीटा, ये थीटा किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई मीन्स 3, ए एक्स इज 4, ए वाई ये होगा ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई अपॉन ए एक्स, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। फिर से ये किसके साथ है, ये है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। देख लो इसको, देखो फिर से देख लो क्या लिखना है, आप लिखोगे दिस थीटा इज एंगल ऑफ ए वेक्टर विद किस एक्सिस के साथ, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो और कर लेते हैं इसमें, और देखते हैं। हमारे पास वेक्टर 3D में है 2i प्लस 3j माइनस 4k, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बस। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया वेक्टर का, अंडर रूट 3 डायमेंशन में यही ए एक्स स्क्वायर 4, ए वाई स्क्वायर 9, ए जेड स्क्वायर -4 प्लस 16, तो ये कितना आ गया, ए इक्वल टू अंडर रूट 13 अंडर रूट 29 यूनिट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, जो भी यूनिट रही होगी इसकी, तो ये अंडर रूट 29 यूनिट्स, समझ आ गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये आपको बेसिक जो है इसमें ये क्लियर हो गया, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहले इसको देखिए, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b। इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a प्लस b का और a माइनस b का। तो पहले a प्लस b कर लेते हैं, किसके इक्वल आएगा a प्लस b, दोनों को ऐड कर दो। और ऐड करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि आई कैप वाला आई कैप के साथ ऐड होगा, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट एक साथ होंगे, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट ऐड होंगे एक साथ। चलिए पहले ये वाले करते हैं, 3i 2i मीन्स 5i कैप, 4j कैप माइनस 2j कैप प्लस 2j कैप, ये तो ये दोनों ऐड हो गए आई के साथ जे के साथ। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस पर मॉड लगा दो ऐसे, इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 29 हो गया। अब a माइनस बी कर लेते हैं, a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी
3i माइनस 2i आई a माइनस बी, 4i माइनस सॉरी 4j माइनस माइनस 2j मतलब 6j। नहीं आया समझ में? ये दोनों माइनस करने ना, 3i माइनस 2i आई, 4j माइनस माइनस 2j मीन्स 4j प्लस 2j 6j। ठीक है, इसका मॉड निकाल दो, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है माइनस बी का, ये निकाल दिया। अंडर रूट ये तो 1 है, 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर 36, इट मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37। ठीक, बस ऐसे हो तो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इनकी डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। चलिए करिए, आप भी करते रहिए, इसको देखते रहिए क्या आता है। चलो करो, हो गया। ये वाला करते हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। यूनिट वेक्टर जो इन दोनों की डायरेक्शन में है। ठीक, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इनकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन, उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इसकी ही डायरेक्शन रखनी है। ठीक, एक बार इसके यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में, एक बार इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले इसकी कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो इसका डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर तो ठीक है ये है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मॉड अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 मीन्स इसका मैग्नीट्यूड सिंपल ए भी लिख सकते हैं, इट इज अंडर रूट 13। तो ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो गया? ए वेक्टर जो कि ये है 2i प्लस 3j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज अंडर रूट 13। ठीक, इसको सही से लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 बाई रूट 13 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 13 जे कैप। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे इस यूनिट वेक्टर का तो वो 1 यूनिट आएगा। निकाले, चलो मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा? होता 1 है, देखना है 1 आता है कि नहीं। ये स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 2 4 अपॉन 13 प्लस 3 3 9 अपॉन 13, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऐसा होता है ना, ये आ गया। सो इसका मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, देखिए 13 अपॉन 13 1, हाँ तो ये 1। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। ठीक है, आ गया 1 आ गया। फिर से देखो, हमें क्या करना था? यूनिट वेक्टर फाइंड करना था इसकी डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 13। तो ए वेक्टर अपॉन अंडर रूट 13, ये अपॉन अंडर रूट 13 ये आ गया। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर, बिल्कुल ठीक, ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद बी का भी फाइंड करना है। ए वेक्टर इट इज इक्वल टू 4i प्लस 2j। चलो इसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? जो कि सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ये आएगा अंडर रूट 16 प्लस 4। तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 20। यहां रखो इसको, ए यूनिट वेक्टर इट इज इक्वल टू ए वेक्टर 4i प्लस 2j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज रूट 20। इसको यहां रख लो, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू 4 बाई रूट 20i प्लस 2 बाई रूट 20j। ये आ गया। इसका भी मैग्नीट्यूड चेक करना, 1 यूनिट आएगा। तो ये आ गई यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, हो गया। ऐसे ही किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, ये फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, डिवाइड करो, काम बन गया। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी हो गया, यस सर हो गया। ठीक है, फिर 3 करते हैं। देखो बस जब क्वेश्चंस करोगे ना तब आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो इनके रिजल्टेंट के पैरेलल हो। पैरेलल होने का मतलब, जैसे मैंने कहा एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो ए वेक्टर के पैरेलल हो। ए वेक्टर के पैरेलल, पैरेलल का मतलब इसकी डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन यही रहेगी। पैरेलल मतलब इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड करो। करें? यस सर। तो रिजल्टेंट सिंपल ए प्लस बी। ठीक है, इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। इनको प्लस कर लो, तो प्लस करो 2i से i, 2i 3i 5i प्लस 2j 4j 6j।
एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट एक साथ कर लिए, वाई वाले एक साथ सम कर लिए, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इस रिजल्टेंट के पैरेलल, आर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन यही होना चाहिए, बट उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर आर का ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो आर की है। तो सिंपल हमें आर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। समझ गए क्या है? एक बार फिर से समझाता हूँ। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके रिजल्टेंट के पैरेलल, रिजल्टेंट ये आ गया, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही रखनी है जो आर की है, पैरेलल का मतलब डायरेक्शन वही रखनी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना कर देना है? 1 यूनिट। तो आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 प्लस 6 स्क्वायर 36। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 41 61, ठीक, यहां रख लो। आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर 5i प्लस 6j अपॉन अंडर रूट 61। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 बाई रूट 61 आई कैप प्लस 6 बाई रूट 61 जी कैप। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आ गया समझ में? बस ये कर देना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है ए और बी का। इनको प्लस कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लस किया ये आया। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, रिजल्टेंट तो ये आ गया, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऐसे हो गया, काम हो गया। चलो अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। फिर वैसे ही करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इनके रिजल्टेंट के पैरेलल होगा जो, पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट कितना आएगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट यही होता है, ए प्लस बी। सो आर वेक्टर इक्वल टू, दोनों को सम कर दो, 2 4 6i और ये हो गया -3j एंड -4k, ठीक। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं इसके पहले। तो आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। इसका पहले निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। वेव वेक्टर है 3 डायमेंशन में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर 36 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 4 स्क्वायर 16। तो ये कितना आ गया हमारे पास? आर लिख रहा हूँ सिंपल, इसको आर लिख सकते हैं, मॉड्यूलस को आर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 45 61 अंडर रूट 61। सो आर यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर दिस 6i माइनस 3j माइनस 4k अपॉन अंडर रूट 61। इतना ही छोड़ दो, या तो सबके अपॉन में 6 अपॉन रूट 61i माइनस 3 अपॉन रूट 61j माइनस 4 अपॉन रूट 61k, या तो बस इतना ही छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। बस ऐसा ही करना है। चलिए क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक। अब इस पे चलते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते रहो इसको। क्या बोल रहा है इसमें? ए वेक्टर x व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, एक वेक्टर जब इनके रिजल्टेंट के साथ ऐड किया गया तो वो x वेक्टर a और b के रिजल्टेंट के साथ ऐड करने में यूनिट वेक्टर देता है y एक्सिस के अलोंग। फाइंड वेक्टर x, कहने का मतलब क्या है? इनके रिजल्टेंट के साथ x ऐड किया तो यूनिट वेक्टर आया y एक्सिस के अलोंग, x फाइंड करो। तो पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। रिजल्टेंट कितना आएगा? a प्लस बी, सिंपल a प्लस बी। सो r इज इक्वल टू a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो, 5i, ठीक, माइनस j और ये हो गया प्लस 4k, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, ठीक है। चलो अब जब x को r के साथ ऐड किया गया तो हमको क्या मिला? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ऐसा यूनिट वेक्टर जो किधर की तरफ है? y एक्सिस, मतलब उस पे ना तो x कंपोनेंट है और ना ही z कंपोनेंट है। y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहां? y एक्सिस के अलोंग, मतलब j कैप। यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलोंग बोलते i कैप, z एक्सिस के अलोंग बोलते k कैप, y एक्सिस के अलोंग ओनली y एक्सिस तो j कैप। सो x वेक्टर इज इक्वल टू j कैप माइनस r वेक्टर, ठीक है जी, कर देते हैं। j कैप माइनस r, r कितना है? ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 5i प्लस j हो जाएगा और ये माइनस 4k। तो x वेक्टर आ गया माइनस 5i कैप प्लस 2j माइनस 4k, ये ऐसा करना था। x वेक्टर इनके रिजल्टेंट के साथ ऐड होके यूनिट वेक्टर देता है y एक्सिस के अलोंग, तो वो j कैप दे रहा है, इसका मतलब किया तो ये आ गया। चलो इसको भी करो फिर आगे चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। वैसा ही है जैसे इससे पहले किया। एक वेक्टर जब इनके रिजल्टेंट के साथ ऐड करते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हमें मिलता है। तो पहले इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी, मतलब दोनों को ऐड कर दो, 6i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस 6k प्लस 3k माइनस 3k। वो वेक्टर है सपोज x वेक्टर, तो x वेक्टर को जब r के साथ ऐड करते हैं तो ये यूनिट वेक्टर देता है अलोंग z एक्सिस, मतलब k कैप देता है ये। तो x वेक्टर इक्वल टू k कैप माइनस r वेक्टर। सो x वेक्टर इक्वल टू k कैप माइनस r, इसका माइनस कर दो, माइनस 6i प्लस j प्लस 3k। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 6i, i को पहले ही लिखना है ध्यान देना, उसके बाद j आएगा प्लस j 3k और k 4k। ये आ गया वो वेक्टर। तो ये वेक्टर है जिसको इनके रिजल्टेंट के साथ ऐड किया जाए तो एक यूनिट वेक्टर मिलता है अलोंग z एक्सिस। ठीक हो गया, चलो करो इसको भी। इसके बाद वो वाला करते हैं, ये इससे थोड़ा अलग है, करिए करिए, ये हो गया ठीक है। चलो अब वो करते हैं, क्या लिखा उसमें, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। एक वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड तो वही है जो b का है, लेकिन वो वेक्टर a के पैरेलल है। मतलब मैग्नीट्यूड ये है जो b का है और a के पैरेलल होने का मतलब उसकी डायरेक्शन वही है जो a की है। तो वो वेक्टर है सपोज c वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए, वेक्टर लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ डायरेक्शन आएगी। मैग्नीट्यूड उसका b के इक्वल है, डायरेक्शन उसके किसके जैसे, a के जैसे। तो मैं यहाँ a वेक्टर नहीं लिखूंगा क्योंकि a वेक्टर की कुछ वैल्यू है और वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो चेंज हो जाएगा सब कुछ। मैग्नीट्यूड b के जैसा, डायरेक्शन a के जैसा, पैरेलल मतलब डायरेक्शन a के जैसा। तो अगर मैं इसको a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो गड़बड़ काम हो जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए मुझे यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा, लेकिन उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो a की है, जो a की है। मतलब मुझे a यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। समझ आया, कंफ्यूज हुए? फिर से देखो, एक वेक्टर है c वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b के जैसा है लेकिन पैरेलल टू a, मतलब डायरेक्शन a की जैसी है। अगर मैं a वेक्टर सिंपल यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो गड़बड़ कर देगा। तो मतलब मुझे यहां पे यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा, लेकिन उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो a की है। तो a यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो जो न्यू वेक्टर बनेगा वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर a। तो b का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ b इट इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, ये 7 स्क्वायर 49 हो गया, 24 स्क्वायर जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 625। ये 625 भी तो आएगा, मतलब 25 आ गया भी। अरे ये तो 7 स्क्वायर 49 हो गया और ये 24 स्क्वायर हो गया। जब इसको प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 625, मतलब 25। सही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया सर। अब a यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो होगा a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ a पहले फाइंड करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 339 प्लस 4 4 16 मतलब 5। सही है ना, इजी है, क्या है इसमें। सो a यूनिट वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर 3i प्लस 4j अपॉन 5। ये a यूनिट वेक्टर आ गया। तो c वेक्टर किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b विच इज 25। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 25 मल्टीप्लाइड बाई a यूनिट वेक्टर एंड इट इज 1/5 3i प्लस 4j। 5 5 25, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 15i प्लस 20j। ये वेक्टर जो आया इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड है b के इक्वल। चाहे तो आप फाइंड कर लो, कैसे फाइंड करें, अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 400 प्लस 2 to 5 6 to 5, वही आ गया मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन कैसी है, जो a की है। ठीक है, कैसे फाइंड किया डायरेक्शन के लिए, a यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू ये आई, यहाँ रखा, मैग्नीट्यूड इंटू a यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया वो वेक्टर। सही है, चलो इसको भी करो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। अब लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है एट एन एंगल, मतलब यहां उठता है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, इफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 250 किलोमीटर पर आवर। यहां वेलोसिटी का कंपोनेंट है 250 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करो एंड ऑल्सो फाइंड
ऑल्सो फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मैं बोल रहा हूँ इसको वी वाई, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट, वी एक्स एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट है 250 किलोमीटर पर आवर। आपको वी और वी वाई फाइंड करना है, एक्चुअल वेलोसिटी वी एंड वर्टिकल कंपोनेंट मींस वी वाई अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, करते हैं। इस वी को रिजॉल्व किया, यहां मिलेगा वी कॉस 30 एक्स एक्सिस के अलोंग जो कि वी एक्स है, और v cos 30 जो कि vx है वो कितना है 250। सो v इज इक्वल टू 250 अपॉन cos 30। cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है, √3/2 √3/2 पर निकल गया। सही है, तो मतलब 500/√3 किलोमीटर पर आवर। अब y कंपोनेंट vy, vy किसके इक्वल हो जाएगा, v sin 30, ये वाला v cos 30, ये वाला v sin 30। इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज v, v इज 500/√3 sin 30 इज 1/2, तो ये कितना आ गया 250/√3 किलोमीटर पर आवर। तो हमने निकाला एक्चुअल वेलोसिटी 500/√3 किलोमीटर पर आवर एंड वर्टिकल कंपोनेंट विच इज y कंपोनेंट, इट इज 250/√3 किलोमीटर पर आवर। बस ऐसे करना है, सिंपल। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहें, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। प्रैक्टिस करें, मेहनत करते रहें। दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।